को दे। प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस विज्ञान की कक्षा में। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और इस पाठ में हम प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम इसके पहले भाग को पढ़ रहे हैं और ये पहला भाग हमारा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। तो आइए बच्चों, हमारी चर्चा के क्या क्या बिंदु हैं उनसे हम आपको अवगत कराएं और अपने विषय को जानें। जैसा कि बच्चों आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमें प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों के बारे में जानना है, गोलीय दर्पणों के बारे में जानना है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण किस प्रकार से होगा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण किस प्रकार से होगा और किरण आरेख कैसे बनेगा। ये दोनों ही गोलीय दर्पण के रूप हैं। गोलीय दर्पणों के लिए जो एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे, दर्पण सूत्र की चर्चा करेंगे और आवर्धन की चर्चा करेंगे। और हमने क्या क्या सीखा इस विषय में आपसे चर्चा करने के उपरांत आपको कुछ गृह कार्य देंगे जिसको आप लोग जरूर करिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं तो पूरे मन से इस चीज को देखेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रकाश किरण, पहले तो हम प्रकाश किरण को जानने का प्रयास करें कि यह प्रकाश किरण क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश के पथ को ही प्रकाश की किरण कहा जाता है। अर्थात प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये किरण के रूप में हम इसको परिभाषित यहां पर कर रहे हैं। बच्चों, आपको कुछ एक स्क्रीन पर 3 बच्चे कुछ क्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि एक बच्चे द्वारा हाथ में टार्च ली हुई है, अर्थात वो एक प्रकाश स्रोत को यहां से एक मिरर के ऊपर डाल रहा है। एक बच्चे के हाथ में एक दर्पण है, समतल दर्पण है, और यहां से किरणें टकराकर एक तीसरे बच्चे के पास जा रही हैं। बच्चों, ये जो आप यहां पर इन बच्चों के क्रियाकलाप देख रहे हैं, तो यहां पर ये किरणों का परावर्तन आपको दिखाई दे रहा है। आइए इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करें कि प्रकाश कैसे टकराकर परावर्तित हो जाता है। बच्चों, परावर्तन को जानें तो परावर्तन में हम ये देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौट आने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से प्रकाश एक चिकने तल पर टकराया और टकराने के बाद वो तीसरे बच्चे के पास लौट गया। आइए इसको हम किरण आरेख के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सामने एक ये परावर्तक पृष्ठ है। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ध्यान रखिए कि अगर हम एक मिरर को ले लें और उसके नीचे हम पॉलिश कर दें। पॉलिश हम किसका यूज कर सकते हैं? हम चांदी की परत चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। अगर हमने चांदी की परत को यहाँ पे चढ़ाया और तो ऊपर का जो पृष्ठ हमारा है ये कैसा हो जाएगा? ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। अब यहां से अगर कोई किरण किसी स्रोत से अगर किसी किरण को यहां पर हम आपतित कराते हैं तो ये आने वाली किरण इस प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी। अब इस परावर्तक पृष्ठ से जब टकराएगी तो वो टकराने वाला जो बिंदु है वो हमारा होगा आपतन बिंदु। क्या होगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, और यहां से टकराकर ये आपतित किरण क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। देखिए, यहां पर आई, टकराई और टकराकर निकल गई। तो ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में जो आपतन बिंदु है उस पर हमने एक अभिलंब को खींच दिया। अब इस अभिलंब को हमने क्यों खींचा? यह ज्ञात करने के लिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण में क्या सामंजस्यता है। तो हम ये पाते हैं कि आपतित किरण द्वारा जो कोण बन रहा है, अर्थात आपतन कोण, जिसको हमने आई से यहां पे डिनोट किया हुआ है, और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बन रहा है जिसको हमने आर से डिनोट किया, जिसे हम परावर्तन कोण कहेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जैसा कि हम इनको परावर्तन के नियमों में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, परावर्तन के यहां पर 2 नियम हैं। ध्यान दें, परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण
सभी एक ही तल में होते हैं। इनको हम फिर से ध्यान से देखें। देखो बच्चों, यहां पर एक आपतित किरण आ रही है जिसने अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाया? आपतन कोण, जिसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है? आई से। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, परावर्तित किरण द्वारा एक कोण अभिलंब के साथ बनाया जा रहा है जिसको हमने किससे डिनोट किया है? आर से। ठीक है। तो यहां पर आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ में जो कोण बना तथा परावर्तित किरण जो जिसने अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाया, ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो पहला नियम समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरे नियम को देखें। आपतित किरण यहां पर आती हुई आपको दिखाई दे रही है, इसकी एरो हम बना दें। आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, दर्पण का आपतन बिंदु यहां पर था और इसके ऊपर हमने क्या खींचा? एक अभिलंब खींचा था ये। और परावर्तित किरण, ये सभी जो होंगी, ये तीनों किसमें होंगी? एक ही तल में होती हैं। तो बच्चों, ये परावर्तन के दोनों नियम हम ध्यान रखेंगे और ये सार्वत्रिक नियम हैं जो समतल दर्पणों और गोलीय दर्पणों दोनों में समान रूप से कार्य करेंगे। इन नियमों को हम समान रूप से वहां पर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, हम अगले स्लाइड में चलते हैं, गोलीय दर्पण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सबसे पहला शब्द हमारे सामने आ रहा है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है? अगर हम किसी कांच के गोले को ले लें, ठीक, अब इस कांच के गोले को अगर हम काटते हैं, लेकिन एक शर्त ध्यान रखिएगा, ये गोला कैसा होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। तो इसको अगर हम काट देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें शेप प्राप्त होगी। अगर हम इसको और ज्यादा स्पष्ट आपको दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें एक शेप मिली। ठीक है, इसको हमने काट दिया। अब हमने काट दिया तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसका एक जो तल है वो अंदर की ओर दबा हुआ दिखाई दे रहा होगा और दूसरा तल किधर की तरफ दिखाई दे रहा है? उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अंदर दबा हुआ तल होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। जबकि उभरा हुआ तल जो है ये क्या है? हमारा उत्तल। अब हम इसको दर्पण के रूप में कैसे समझेंगे? बच्चों, चूंकि ये कांच का गोला था, एक खोखला गोला था, तो हमें क्या करना होगा? अगर हम इसके बाहरी आवरण पर पॉलिश कर देते हैं, चांदी की परत को अगर हम चढ़ा देते हैं, तो अंदर का पृष्ठ क्या हो जाता है? परावर्तक हो जाता है। अर्थात ये किसकी भांति कार्य कर रहा है? दर्पण की भांति। तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण का रूप। अगर हम ये प्रक्रिया अंदर की तरफ करें, हम अगर चांदी की पॉलिश अगर अंदर की तरफ चढ़ा दें तब क्या होगा? बाहर का जो हमारा पृष्ठ होगा ये क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। ठीक है। तो ये कैसा परावर्तक पृष्ठ होगा? उत्तल परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, अर्थात उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण के रूप में हो जाएगा। तो यहां हम जाने कि आखिर उत्तल और अवतल दर्पण किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। अगर अवतल दर्पण की हम बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहां हमने पॉलिश कर दी। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो कुछ वो ऐसा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे, अवतल दर्पण अंदर की ओर दबा हुआ है जबकि उत्तल दर्पण ऊपर की ओर उभरा हुआ है। ये देखिए, इसका उभार आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे पॉलिश कहां पर है? इसके पीछे की तरफ है। यहां पॉलिश कहां है? इसके अंदर की तरफ है। ठीक है, इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग जानना चाहेंगे कि गोलीय दर्पण की जो शब्दावली है, जो संबंधित कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, जिनके आधार पर हम अपने किरण आरेखों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक आपके सामने हमने कौन सा गोलीय दर्पण ले रखा है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण आपके सामने है। ठीक है, दोनों के लिए सेम कंडीशंस हैं। तो हमने यहाँ पर अभी अवतल को लिया है, अवतल को भी आपको इसी पे ही बता देंगे। अब अवतल दर्पण जो हमने लिया हुआ है, तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि जो गोलीय दर्पण होते हैं किसी गोले के भाग होते हैं। तो हमने खोखले गोले की अगर बात की है तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा। तो यहां पर आप जो सी पॉइंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र, इसको सी से डिनोट किया जाता है। देखिए, हम इसके साथ में ऐड करते जाएंगे जिससे चीजों को आप समझते जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये ध्रुव है। तो ध्रुव ध्यान रखिएगा, ये जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है इसका ये जो मध्य बिंदु है, ठीक है, ये देखिए मिडिल पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, पोल। इसको क्या बोला जाता है? पोल। और ये क्या है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। अब मुख्य अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष जो है ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में अगर हम एक रेखा को मिला दे, देखिए यहां पर एक रेखा मिली हुई आपको दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही ना?
तो यहां पर जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो वो हमारा जो अक्ष है वो हमारा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मुख्य अक्ष हो गया। अब हम बात करते हैं द्वारक की। तो द्वारक क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास इसका द्वारक कहलाता है। ठीक है, ये हमारी पुस्तक में इसकी परिभाषा दी हुई है, ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, अब देखिए वृत्ताकार सीमा है, इसका एक व्यास यहां पर अगर ले लें तो इसका जो ये मुंह आपको दिखाई दे रहा है ये द्वारक है, ये mn है। ठीक है, इसको हम यहां पर mn से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मुख्य फोकस की। बच्चों फोकस क्या है ये ध्यान रखिएगा, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अब इस फोकस पर होता क्या है कि जितनी भी रेखाएं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो फोकस, जब इनका परावर्तन होता है वो फोकस से होकर निकल जाती हैं। तो अभी इनको हम अभी और अच्छे से स्पष्ट करके अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फोकस दूरी की, तो ध्यान रखिएगा पोल से अर्थात ध्रुव से किसके बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने यहां जाना ध्रुव के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, द्वारक के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में और फोकस दूरी के बारे में। एक बार इनको सबको आपस में मिला दें। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, P पॉइंट। मुख्य अक्ष क्या है, ये है। वक्रता केंद्र कहां पर है, ये है। द्वारक कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, द्वारक है। मुख्य फोकस ये हो गया और फोकस दूरी आपकी ये हो गई, जो फोकस से लेकर ध्रुव के बीच में है। ठीक है, तो आपने बच्चों इस चीजों को जाना और अब हम लोग आगे वाली स्लाइड को समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कह रही है। देखिए बच्चों, अब गोलीय दर्पण के लिए हम किरण आरेख बनाएंगे और उनसे प्रतिबिंबों का निरूपण कैसे हो रहा है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखें, आपको यहां पर अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों को हम यहां पर सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, जो हमने अभी चर्चा आपसे की थी कि यहां पर जो किरणें आ रही हैं ये कहां से होकर जाती हैं, फोकस से। कहां से, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किसी वस्तु की किरणें, ये वस्तु है कोई, और इस वस्तु से किरणें आ रही हैं, कई सारी किरणें आएंगी, लेकिन क्या होता है कि हम दो किरणों की ही सहायता से भी, अगर दो किरणें भी हमारे पास में हैं तो उनसे भी हम प्रतिबिंब को ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, जब वो दोनों किरणें आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो जिस बिंदु पर वो दोनों किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। तो होता क्या है, एक वस्तु से तो कई सारी किरणें हैं, ठीक है ना, आपतित हो रही हैं, लेकिन हम दो किरणों को यूज करते हैं और हम उससे अपने आराम से प्रतिबिंब को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर हम लोग क्या क्या क्रियाकलाप करेंगे और कहां कहां से किरणें हमारी आने की संभावना होगी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा क्या है, अवतल है। और अवतल दर्पण के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की, तो देखिए हम पहले इसके बारे में पूरे अच्छे से बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। अब हमने क्या किया, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल, समानांतर किसी प्रकाश, किसी वस्तु से या प्रकाश स्रोत कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, उससे हमने क्या किया, किरणें इसमें आपतित कराई। ठीक, तो एक पहली कंडीशन जो हमने इसमें की है, तो हम लोग पहली कंडीशन को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, किरणें कैसे आपतित हो रही हैं, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आएंगी, कैसे आएंगी, देखिए सीधे गई, टकराई। अब ये जब टकराएंगी, ठीक है, इससे परावर्तित होंगी और परावर्तित होने के बाद ये किससे होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, ये फोकस से होकर जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, किरणें कहां से जा रही हैं, मुख्य अक्ष से अगर जा रही हैं तो क्या होंगी इसकी कंडीशन, किससे होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। दूसरी कंडीशन देख लीजिए क्या हो सकती है, अगर किरणों को हम क्या करें, फोकस से अगर हम ले जाएं, देखिए अगर हम इसको हटा दें तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, हम किरणों को कहां से लेकर जाएं, फोकस से। तो देखिए अगर हम फोकस से इसको हम आपतित कराएं तो कंडीशन क्या होगी, ये देखिए किरणें ऐसे आई और टकराकर ऐसे ऐसे जाके ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, अगर हम फोकस से किरणों को ले जाते हैं तो परावर्तन होगा
और परावर्तन के बाद वो किरणें कैसी हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है बच्चों, तो दूसरी कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। और अब हम तीसरी कंडीशन को देखें। तीसरी कंडीशन को अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, किरणों को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से, अर्थात सी से। तब देखिए क्या होगा, सी से इसको हम ले जाएंगे और जब सी से ले जाएंगे तो जैसे ही किरणें से टकराएंगी वैसे ही वापस अभिलंबवत वापस लौट जाएंगी, क्योंकि सी जो है इसका सेंटर पॉइंट है और सी से अगर हम इस बिंदु को मिलाते हैं तो यह इस पर अभिलंब होता है। ठीक है, तो दर्पण पर अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सीधी लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, इस पर अभिलंब होगा। तो और अभिलंबवत जो भी किरणें आएंगी वो अभिलंबवत ही वापस लौट जाएंगी। तो यहां पर अगर हम करेंगे तो ये क्या, ये एक इधर की तरफ हो जाएंगी, ये वापस लौट जाएंगी, अभिलंबवत वापस लौट जाएंगी वत सी की ओर, सी की ओर। तो ये सी की ओर ही वापस लौट जाएंगी। तो ये तीन कंडीशंस को हम लोग एक बार फिर से अच्छे से समझ लें। देखिए बच्चों, पहली कंडीशन क्या थी, समानांतर रेज आई, कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई आपको कि अगर हम फोकस से इसको ले जाएं, कहां से ले जाएं, फोकस से, तो क्या होगा, ये किरणें क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। ठीक, तीसरी कंडीशन हमने क्या बताई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होकर जाएगी तो क्या होगी, ये इसके अभिलंबवत हो जाएगी। देखिए यहां से जा रही है, इसके अभिलंबवत हो गई। और एक चौथी कंडीशन भी होती है, उसको भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर हम पोल से इसको टकरा दें, ठीक है, तो ये भी परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल क्या होगा इसका, एन यहां पर होगा। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों यहाँ बराबर हो गए। अगर हम उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो ये देखें कि अगर हम किरणों को यहाँ पर फोकस से टकराकर इसको भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका अभिलंब बनेगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो ये क्या हो गया हमारा आपतन कोण, और ये क्या हो गया परावर्तन कोण, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों हम इन सब चीजों को अच्छे से जाने। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दर्पण कैसा है, उत्तल है, तब कंडीशंस क्या होंगी उसको भी हम लोग देख लें। ठीक है, इसका भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया सी और इसका एक फोकस है एफ, और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब देखिए किसी वस्तु की कई सारी किरणें आ रही होंगी, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे पहली किरण जो हमारी फोकस से होकर जाएगी, अर्थात जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, तो वो किससे होकर जानी चाहिए, फोकस से। लेकिन चूंकि परावर्तन इस प्रकार से हो रहा है, आप देख रहे होंगे ऊपर की ओर हो रहा है, तो अगर हम इसको पीछे की ओर ले जाते हैं तो हम देखते हैं ये किरण कहां से होकर जा रही है, तो जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये कैसी हो रही है, प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, कहां, पीछे की ओर, पीछे की ओर। तो दर्पण के पीछे की ओर ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, और जबकि जा कहां रही है, देखिए। और इसका अगर हम नॉर्मल को देखें तो नॉर्मल कहां से मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अर्थात वक्रता केंद्र से। तो यहां पर हम कंडीशंस को देखें तो आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, यहां पर जो हमारी किरण बन रही है तो इस तरीके से यहां पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। और देखें इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है, अगर हमने उत्तल दर्पण लिया है तो ये सी पॉइंट हो गया, ये अगर एफ हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, तो इसको देखें। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, किरण कैसी होगी, किरण अभी तो फोकस से होकर यहाँ पे देखिए समानांतर जा रही थी, अब हम किससे कह रहे हैं, फोकस से होकर अगर जाए, ऐसे हम कर दें, ऐसे डाल दें, आपतित कर दें, फोकस की तरफ अगर कर दें, तो फोकस की तरफ तो देखिए ये जाती हुई आभास इसका लगेगा। ठीक है ना, फोकस की तरफ क्या हो, आभास हो रहा है, लेकिन जाएगी कैसे, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये टकराकर परावर्तित हो जाएगी। अगर हम इसके नॉर्मल को पीछे की तरफ ले जाएं तो हम कहां पाते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पाते हैं। तो इन कंडीशंस को बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और तीसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, अगर हम तीसरी कंडीशन को देखें तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। तो तीसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इसको नोट करें तो ये वैसे ही वापस अभिलंबवत वापस चली जाएगी, और इसको अगर हम मिलाएंगे तो आभासी प्रतिबिंब इसका, आभासी किरण इसकी आगे की तरफ बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी।
तो यहां पर हम लोग देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसे निरूपित होगा। जैसा कि अब यहाँ पे पहले तो हम देख लें कि किरणों को हमने किस तरीके से यहाँ पे समझा। अब यहाँ पर हमने अभी तक एक एक किरणों को यहाँ पर आपको दर्शाया, जिससे हम लोग ये जान पाए कि आखिर इन किरणों के नियम क्या हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि कैसे इसका प्रतिबिंब निरूपित होगा, तो उसको हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करें। बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक वस्तु ए बी दिखाई दे रही है। अब इस ए बी वस्तु से कई सारी किरणें जा रही हैं और ये किरणें सभी आके कहाँ मिल रही हैं? एक फोकस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी जो किरणें हैं, अगर 2 या 2 से अधिक किरणें, ठीक, मिनिमम कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए, अगर किसी फोकस पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगी, फोकस पर भी कर सकती हैं, टकरा भी सकती हैं, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर अगर वो टकराती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, अगर टकराती हुई प्रतीत हो रही है तो वहां पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो वो उस प्रकार से बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगली वाली स्लाइड में हम इसी पे ही पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे 2 किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी और प्रतिच्छेद करने के बाद वो प्रतिबिंब की रचना करेंगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और भी आपको बताता चलूं कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो बच्चों, इनको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंबों में अगर हम ध्यान दें तो इस चीज का अगर हम निरूपण करें तो आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं। तो आभासी किरणें ज्यादातर आपको दिखाई देगा इस वाले केस में जो हमारा उत्तल दर्पण से संबंधित है। अभी हम आगे चर्चा इसकी करेंगे तो वहां पे बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जहां पर आभास हो किरणों का टकराने का, प्रतिच्छेद करने का, तो वहां पर कैसा बनेगा? वहां पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, और अवतल दर्पण में ज्यादातर प्रतिबिंब, ज्यादा का मतलब इसमें 6 केसेस होंगे, 6 केसेस में 5 केसेस जो होंगे उनमें सब में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सिर्फ एक केस जो लास्ट में हम आपको बताएंगे उसमें जो हमारा केस होगा उसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि वस्तु कहां पे रखी है, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है और उसकी प्रकृति कैसी है। तो अवतल दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो कहां पे रखते हैं? अगर हमने इसको कहां पे रखा? अनंत पे रखा। कहां रखा? अनंत पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि अनंत पे अगर वस्तु को रख रहे हैं तो इससे कई सारी प्रकाश की किरणें आ रही होंगी। इनमें से अगर हम 2 किरणों को देखें ध्यान से तो ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हैं और समानांतर होने के बाद ये परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है, एट एफ। और उसकी प्रकृति कैसी है? पॉइंटेड है, रियल है, वास्तविक है। ठीक है, जितनी भी किरणें यहां पर टकरा के बन रही हैं, पॉइंटेड बन रही है और रियल बन रही है। और ध्यान रखिएगा 2 किरणें यहां पे टकरा रही हैं और इन्वर्टेड बन रहा है हमारा प्रतिबिंब, अर्थात उल्टा बन रहा है। दूसरी कंडीशन को अगर हम देखें ध्यान से तो हमने कहां रखा? सी के पहले अगर हम रखते हैं, सी के इस साइड में रखते हैं, अर्थात बाएं स्थिति पर अगर रखते हैं तो कहां पर प्रतिबिंब हमारा बन रहा है? तो यहां पर अगर हम रखते हैं एक सीधे जाएगी, पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और उसी से ही वापस लौट जाएगी। यहां पर इन्वर्टेड हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सी और एफ के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? ये छोटा बनेगा, अर्थात स्मॉल बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर हम कहां रख देते हैं? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर रख देते हैं तब क्या होता है? किरण देखिए पैरेलल जा रही, जो फोकस से होकर जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो फोकस से होकर जाएगी वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बन रहा है? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। ठीक है, ये कैसा बन रहा है? सेम बन रहा है, रियल बन रहा है। और कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। अगली कंडीशन को देखिए, यहां पर हमने क्या किया? वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। तो फिर से देखिए, एक किरण हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लंबवत निकल गई और दूसरी मुख्य अक्ष के समानांतर जो जा रही थी वो फोकस से होकर निकल गई। तो ये चित्र कहां पे, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वो सी के पीछे बनेगा। तो हम लोगों ने कहां पे रखा है इसको हम लोगों ने रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। तो हमारा जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? सी के पीछे की तरफ बन रहा है। और कैसा बन रहा है? थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम फोकस पे रख देते हैं, कहां पे रख देते हैं? एट एफ पर वस्तु को रख देते हैं। तो देखिए क्या कंडीशन बन रही है? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे निकल गई अभिलंबवत और
दूसरी पैरेलल जा रही थी वो फोकस से निकल गई। दोनों देखिए आपस में कहीं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, और नहीं जब काटेंगी तो इनका कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। लास्ट वाली कंडीशन को बहुत अच्छे से हम लोग जान लें कि हमने कहाँ पे रखा वस्तु को, फोकस और पॉइंट के पोल के बीच में रखा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा तो रही है, लेकिन वो पीछे की तरफ अगर हम इसको बढ़ाएं तो जाती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरी किरण जो जा रही है वो पोल से होकर जा रही है, और जब ये परावर्तित होती है तो पीछे की तरफ देखते जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो जहां पर ये दोनों किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही है वहां पर एक हमारा प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा बनता है, वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हुआ किरण आरेख। जिस प्रकार से हम लोगों ने अवतल दर्पण में पढ़ा, उसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण को यहाँ पर समझेंगे। जैसा कि हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर रखा, उससे जाने वाली कई सारी किरणें, लेकिन हम दो किरणों को लेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी। कहां से होकर जाएंगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। देखिए परावर्तित तो ऐसे हो गई, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो देखिए फोकस से होकर जा रही हैं। उसी प्रकार से इसको देखें तो ये कहां से होकर जा रही है, फोकस से। तो दोनों जहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पर कैसा बन रहा है, पॉइंटेड बन रहा है। अनंत पर रखेंगे तो कहां बन रहा है, फोकस और दर्पण के पीछे। कहां पर चित्र बनेगा इसका, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे। अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, आभासी और सीधा होगा। अगर हम कहां पर रखते हैं, अनंत तथा दर्पण और ध्रुव के बीच में रखते हैं। कहां पर, ध्रुव और अनंत के बीच में अगर हम रखते हैं तो देखिए एक किरण सीधे गई, दूसरी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई प्रतीत होगी। और ये जो ऊपर वाली किरण जो हम सीधे पैरेलल जो गई थी वो कहां से होकर जानी चाहिए, फोकस से। लेकिन यहाँ पे देखिए परावर्तन इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन जाती हुई प्रतीत हो रही है फोकस से। तो जहां पर ये दोनों जाती हुई रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे आपस में, वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और वो कैसा बनेगा, अनंत तथा दर्पण ध्रुव के बीच में। पी तथा, अगर वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, पी तथा एफ के पीछे बनेगा यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग गोलीय दर्पण की कार्तिक चिन्ह परिपाटी को किस प्रकार से समझेंगे और दर्पण स्रोत और आवर्धन को कैसे जानेंगे। जैसा कि आपके सामने एक स्लाइड में चित्र दिखाई दे रहा होगा, अगर हम पी पोल को अगर हम ये मूल बिंदु कर मान लें तो यहां से जो दाहिनी ओर की जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी, और बाईं ओर की जो दूरी होंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी। ऊपर की दिशा में अगर हम जाएंगे तो सभी धनात्मक, और नीचे की दिशा में जब हम लोग सब जाएंगे तो ऋणात्मक। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जो प्रकाश वस्तु से आएगा वो कहां से आएगा, बाईं से दाईं ओर आएगा। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी दूरी है इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारी वस्तु की दूरी किससे, वस्तु की दूरी पोल से। और दूसरा जो प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। आइए हम लोग जाने कि दर्पण का सूत्र क्या है। इसको अगर हम लोग देखें तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो बच्चों इस सूत्र को हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सूत्र हमें जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें हमें ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। आइए हम लोग बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन क्या है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वो अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित हो रहा है। इसका सूत्र बच्चों ध्यान रखिएगा, m बराबर जो प्रतिबिंब है, ठीक है, उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हमने h डैश यहाँ पे ले लिया। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब इसको हम लोग u और v के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आवर्धन की दूरी u और v से संबंधित सिर्फ व्यक्त किया जा सकता है। तो m बराबर -v/u। बच्चों यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो माइनस चिन्ह दिया हुआ है प्रतिबिंब के आवर्धन का धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के सीधे व आभासी होने तथा ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के उल्टे व वास्तविक होने का सूचक होता है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों को मैं कुछ गृह कार्य भी दे रहा हूं, इस गृह कार्य को आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।